वी डू नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन, हमारी कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या तो एडवर्स रिमार्क नहीं है मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स को लेकर एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद इन को लेकर विथ रेस्पेक्ट टू दी एडिक्वेसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ऑफ द कंपनी एंड क्या वो ऑपरेट कर रही है इफेक्टिवली ऑफ सच कंट्रोल्स, इसको हम लोग ने सेपरेट रिपोर्ट एनेक्शल्स डाल के बताई गई है। एनेक्शल ए जिसका नाम है विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर मैटर्स, अदर मैटर के रेस्पेक्ट में जो इंक्लूड की जाती है ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग्स विद द रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के हिसाब से एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड हमारे बेस्ट ऑफ हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो भी हमको दिए गए थे, कंपनी ने डिस्क्लोज किया गया है इम्पैक्ट पेंडिंग लिटिगेशंस की फाइनेंशियल पोजीशंस के ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशंस एंड ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कंपनी ने डिस्क्लोज किया गया है कि क्या इम्पैक्ट आएगी पेंडिंग लिटिगेशंस की फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है। रेफर नोट, इसकी नोट यहाँ पर लिखनी है, उसका नोट नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखना है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो भी डिस्क्लोजर्स है इसका नोट कौन सी है वो यहाँ पर हमको बतानी पड़ेगी। या तो द कंपनी डज नॉट हैव एनी पेंडिंग लिटिगेशन, अगर कंपनी के पास कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल पोजीशन पे वो भी देखना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ मेड द प्रोविजन, कंपनी ने प्रोविजन किया है एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल लॉ, कंपनी ने प्रोविजन किया है जो भी एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है फॉर दी फोरसीएबल लॉसेस, मतलब फ्यूचर के लॉसेस, फोरसीएबल लॉसेस मतलब होने वाले लॉसेस के लिए कंपनी ने क्या किया है, प्रोविजंस बना के रखा है। अगर कोई है तो ऐसे कोई लॉसेस है तो ऑन द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो लॉन्ग टर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी भी रेफर करने हैं हमको यहाँ पर नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नोट है वो भी हमको यहाँ पर रेफर करनी पड़ेगी। अगर कंपनी डिड नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कंपनी के कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, इंडिविजुअल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कंपनी को ऐसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर विच देयर वेर एनी मटीरियल फोर्सिएबल लॉसेस, अगर कोई फोर्सिएबल लॉसेस नहीं है तो उसको यहाँ पर हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देयर हैज़ बीन नो डिले, कोई भी डिले नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड की गई है ट्रांसफ़र करने के लिए टू द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शंस फंड बाय द कंपनी, यानी जो ये जो IEPF फंड होता है इसके अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये भी कोई भी ऐसा डिले नहीं किया गया है इन अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, या तो फॉलोइंग आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द डिलेज इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, या तो जो फॉलोइंग जो हमने दिए गए हैं इंस्टेंसेस डिले के अमाउंट के अंदर मतलब यहाँ पर हमको बतानी पड़ेगी कि इन पे कंपनी को इस स्टेट पे ट्रांसफ़र करना था लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया गया था कंपनी ने, इसका उसका इतना डिले हुआ था वो सब हमको यहाँ पर बताना पड़ता है। required to be transferred to the IEPF by the company और there were no amount, और ऐसी अगर कोई भी अमाउंट नहीं है जो कि रिक्वायर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही थी, ट्रांसफ़र करने की पड़ रही थी टू द IEPF by the company, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग कि हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं है जो उसको रिक्वायर्ड करने का, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ रही थी कंपनी को IEPF के अंदर। द मैनेजमेंट हैज़ प्रेजेंटेड दैट, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया गया है, मैनेजमेंट ने क्या रिप्रेजेंट किया गया है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड द बिलीफ अदर देन as disclosed in the notes to the accounts, no fund have been advanced or loaned और इन्वेस्टेड, मतलब जो भी मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशंस दिया है नॉलेज एंड बिलीव के हिसाब से उसके अलावा के कोई डिस्क्लोजर्स नहीं है नोट्स के अंदर जहाँ पर फंड जो है वो एडवांस किया गया हो, या तो लोन दी गई हो, या तो इन्वेस्ट किया गया हो आइदर फ्रॉम द बोरोड फंड, या तो शेयर प्रीमियम, या तो कोई भी अदर सोर्स ऑफ द, या तो कोई भी अदर सोर्स से, या तो कोई भी काइंड के फंड्स बाय द कंपनी के द्वारा, या तो टू बाय द कंपनी टू और इन एनी अदर पर्सनस, या तो एंटिटीज़ इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटीज़ जिसको इंटरमीडियरीज करेंगे विद द अंडरस्टैंडिंग, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ के जो रिकॉर्ड्स हैं राइटिंग के अंदर, या तो अदरवाइज इंटरमीडियरी सेल्स वेदर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली लैंड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है इन दी अदर पर्सनस, या तो एंटिटीज़ आइडेंटिफाइड इन मैनर हुम सो एवर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी,
अल्टीमेट बेनिफिशियरी, यानी ऐसा कोई इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया नहीं है, ऐसे कोई लोन्स और एडवांसेस कंपनी ने दिए भी नहीं है, लिए भी नहीं है। जितने डिस्क्लोज़ किए गए हैं वही नोट्स के अंदर जितने डिस्क्लोज़ किए गए हैं, बस कंपनी का उतना ही इन्वेस्टमेंट है और उतने ही उसने लोन्स और बोरोइंग्स लिए हैं और दिए हैं। सिर्फ यहाँ पर वही कहना चाह रहा है। और प्रोवाइडिंग एनी गारंटी, या तो कोई भी गारंटीज़ या तो सिक्योरिटीज़ या तो लाइक ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, यानी मैनेजमेंट ने हमको जितना डिस्क्लोजर दिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितना डिस्क्लोजर बताया, उसके अलावा उनकी कोई लोन्स, एडवांसेस, कोई इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें नहीं हैं और कोई भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है। जितना उसने बताया मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, सिर्फ इतना ही है। द मैनेजमेंट हैज़ रिप्रेजेंटेड, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेड किया है कि टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ other than those disclosed in the notes to the accounts, no fund have been received by the company from the persons या तो entities including the foreign entities। कंपनी ने जितना रिप्रेजेंट किया है उसके बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड बिलीव के हिसाब से जो भी उसने डिस्क्लोज़ किया गया है नोट्स के अंदर, उसके अलावा कोई फंड रिसीव्ड नहीं किए गए हैं कंपनी के द्वारा कोई भी पर्सन से या तो एंटिटीज से, जिसके अंदर इंक्लूड की जाती है फॉरेन एंटिटीज़ भी, with the understanding whether recorded in writing or otherwise, writing के अंदर या तो otherwise, that the company shall whether directly या तो indirectly lend करे या तो invest करे कोई भी other persons के अंदर या तो entities जो identified की जाती है कोई भी मैनर के अंदर, whomsoever by और on behalf of the funding parties, यानी कि ultimate beneficiaries, या तो providing any guarantee, कोई भी guarantee या तो कोई भी guarantee या तो security या तो like on behalf of the ultimate beneficiary, and based on such audit procedures we have considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing is come to our notice, हमारे जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर की है उससे हमने ये कंसिडर किया है रीजनेबली एंड अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के अंदर के कुछ भी हमारे नोटिस के अंदर नहीं आया जो हमको ये बिलीव करने पे मजबूर करे कि जो रिप्रेजेंटेशन है अंडर 1 से लेके 1 से लेके फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट कर रहा है, एनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट और कोई भी ऐसी मिसस्टेटमेंट हमारे नज़र में नहीं आई है। जो भी मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन किया है उसके अलावा कोई भी हमारे पास ऐसी नोटिस, कोई भी हमको ऐसा नोटिस नहीं हुआ है कि कुछ भी मटीरियली मिसस्टेटेड है। The dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with the section 123 of the Companies Act 2013। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, पेड किया गया है, वो कंपनीज एक्ट के 123 सेक्शंस के हिसाब से किया गया है। द कंपनी हैज़ यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है मेंटेन करने के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो फीचर कर रहा है जो फीचर कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, मतलब जो एडिट लॉग्स होते हैं कि किसने एडिट किया, कब एडिट किया, किसने एंट्री की, वो सारे यहाँ पर ऑडिट ट्रेल जो मेंटेन करने की ज़रूरी होती है वो कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन हो रही है। फैसिलिटीज़ एंड सच हैज़ बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर, और वो ऑपरेट भी हो रही है थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उस सब के अंदर ये ऑडिट ट्रेल है। एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज़ नॉट बिन टेम्पर्ड, और उसको टेम्पर्ड नहीं किया गया है विथ, एंड द ऑडिट ट्रेल हैज़ बिन प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी, और जो ये ऑडिट ट्रेल्स है ये प्रिजर्व की जाती है कंपनी के द्वारा एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये ऑडिट ट्रेल प्रिजर्व करके रखनी है कंपनी को, तो वो उसने किया है। रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन के लिए यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, फॉर XYZ कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये हमारी फर्म है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर साइन करेंगे, नेम लिखेंगे मेंबर का जो साइन कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट को, उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, मेंबरशिप नंबर लिखेंगे, यूडीन जनरेट करेंगे, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर एंड डेट, प्लेस ऑफ द सिग्नेचर राइट साइड में चले गया, उसको लेफ्ट साइड में लिखना होता है तो लेफ्ट साइड के अंदर उसको लिखेंगे, एंड डेट भी लिखेंगे। वो जो हमने रिपोर्ट देखी वो क्या थी, अनमॉडिफाइड थी। अभी देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द ओपिनियन, मॉडिफाइड रिपोर्ट्स देखते हैं आप, मॉडिफिकेशंस ऑफ द ओपिनियन इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड ऐसे 705 के हिसाब से, SA 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, इसका नाम है
डील करता है विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है, जहाँ पर इश्यू किया जाता है अप्रोप्रिएट रिपोर्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर जब फॉर्म किया जाता है ओपिनियन अकॉर्डिंग विद द SS 700 के हिसाब से, जो कि रिवाइज्ड है, उसका नाम क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर कंक्लूड, अगर ऑडिटर कंक्लूड करते हैं कि मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो ज़रूरी है तो ऑडिटर क्या करेगा, देखो यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अनमॉडिफाइड हो सकती है रिपोर्ट, या तो मॉडिफाइड हो सकती है। मॉडिफाइड के अंदर क्या आएगा, मॉडिफाइड अगर होगी तो एम्फेसाइज ऑफ द पैराग्राफ नाखना पड़ेगा, अदर मेटल्स होंगे। मॉडिफिकेशंस ओपिनियन, मॉडिफिकेशंस ओपिनियन देखेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशंस ओपिनियन देखेंगे, या एडवर्स ओपिनियन देखेंगे, या डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन देख सकते हैं। यानी मॉडिफिकेशन रिपोर्ट्स के अंदर क्वालिफिकेशन, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन हम लोग देते हैं। दिस एस ऑल्सो डील्स विद दी हाउ टू फॉर्म, कैसे फॉर्म करना है, कंटेंट क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का जो कि अफेक्टेड है व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन, जब ऑडिटर एक्सप्रेस करता है उसका मॉडिफाइड ओपिनियन तो वो कौन से फॉर्म के अंदर देगा, क्या कंटेंट होगा उसकी रिपोर्ट का, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। सर्कमस्टेंसेस जब मॉडिफिकेशंस किया जाता है ऑडिटर के ओपिनियन के अंदर जो कि रिक्वायर्ड होता है, जब द ऑडिटर शैल मॉडिफाइड द ओपिनियन, ऑडिटर चाहे तो मॉडिफाइड कर सकता है ओपिनियन इन द ऑडिटर रिपोर्ट्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, नीचे दिए गए दो सर्कमस्टेंसेस के अंदर। मतलब ऑडिटर शैल लिखा है, मतलब ऑडिटर को करना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा ऑडिटर को उसके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अगर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो क्या होंगे वो सर्कमस्टेंसेस। ऑडिटर कंक्लूड दैट, ऑडिटर ये कंक्लूड कर रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस जो उसने ऑब्टेन किया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे फ्री नहीं है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, दी ऑडिटर इज अनेबल, ऑडिटर को ऑब्टेन ही नहीं हुआ है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो कंक्लूड कर पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरे के पूरे वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पर क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी क्लियरली यहाँ पर बताया जाता है कि हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SS 705 के हिसाब से। क्या नाम है उसका, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ऑडिटर का कि एक्सप्रेस करना है क्लियरली एंड अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब ऐसा लिखना है कि हम मॉडिफाइड कर रहे हैं ओपिनियन को ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज नेसेसरी, जब ऑडिटर कंक्लूड्स करता है बेस्ड ऑन इस उसके ऑडिट एविडेंस जो भी उसने ऑब्टेन किए गए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे फ्री नहीं है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, या तो ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन, या तो ऑडिटर ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि वो कंक्लूड कर पाए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे हैं क्या वो फ्री है फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, मतलब उसको एविडेंस ही नहीं मिले हैं। टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशंस कितने होते हैं, 3 टाइप के मॉडिफिकेशन होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, एडवर्स ओपिनियन होता है, या तो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन होता है। ये क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन पहले ही जब स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर बता दिया है। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। सुपर डुपर लिमिटेड इज अ कंपनी जो एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑफिस फर्नीचर्स, ऑफिस फर्नीचर बनाती है। मेस्टर्स यंग ओल्ड एंड एसोसिएट जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर सीए यंग नोटिस, उसने क्या नोटिस किया है कि जो कंपनी है वो बाइफरकेट नहीं कर रही है उसकी लोन्स को इनटू द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म। सीए यंग अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये जो है ये मिस स्टेटमेंट्स है, not pervasive through this same is material। सीए यंग क्या अंडरस्टैंड करके बैठा है कि ये जो मिस स्टेटमेंट्स है ये परवेसिव नहीं है, दो द सेम इज़ मटीरियल, परवेसिव नहीं है लेकिन ये मटीरियल है, परवेसिव नहीं है लेकिन मटीरियल है। एक्सप्लेन क्रिएट द टाइप्स ऑफ द ओपिनियन, क्या टाइप का ओपिनियन देना चाहिए मेसल्स यंग ओल्ड एंड एसोसिएट को इस केस के अंदर। मेसल्स यंग ओल्ड एंड एसोसिएट को क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए एज, क्योंकि इफेक्ट जो हो रही है मिस स्टेटमेंट्स की ऑन द अकाउंट्स ऑफ द नॉन बाइफर्केशंस ऑफ द लोन, मतलब बाइफर्केशन बरोबर से नहीं किया गया है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स के अंदर, वो मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है, मटीरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ओपिनियन देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ओपिनियन देते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन, जब ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उससे ये कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट्स है इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट के अंदर या तो बोथ मटेरियल या तो परवेसिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेफिनेशन देखते हैं परवेसिव का। अ टर्म, एक टर्म जो यूज़ की जाती है इन द कंटेक्स ऑफ द मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट्स के कंटेक्स के अंदर ये टर्म्स को यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब करने के लिए कि इफेक्ट जो है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, मिस स्टेट हुए हैं। मतलब कि इसकी इफ़ेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिस स्टेटेड है। या तो पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हो सकती है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट है ही, वैसा कंफर्म नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, पॉसिबल इफेक्ट हो सकती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, यानी हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटेड हो, मिस स्टेटमेंट्स हो, इफ़ एनी, अगर कोई होता है तो, दैट आर अनडिटेक्टेड, जो कि अनडिटेक्टेड है, मतलब अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं, ड्यू टू द इनएबिलिटी, क्योंकि हमने ऑब्टेन ही नहीं किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इनएबिलिटी की वजह से कि हम ऑब्टेन ही नहीं कर पाए हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पर वेजिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती है, दोज दैट द ऑडिटर के जजमेंट के अंदर आर नॉट कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक एलिमेंट, वो कन्फाइंड नहीं करती सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट को लेकर अकाउंट्स या तो आइटम्स को ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स अकाउंट्स या आइटम्स को लेकर नहीं होती, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के ऊपर होती है। इफ़ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट या तो कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी सब्सटेंशियल पोर्शंस, यानी कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी रिप्रेजेंट कर सकती है सब्सटेंशियल पोर्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या तो इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर्स फंडामेंटल इन रिलेशन टू द डिस्क्लोजर आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर्स के रिलेशंस के अंदर जो फंडामेंटल्स है यूजर्स का अंडरस्टैंड करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर ये हो सकती है। मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि डिस्क्लोजर मिसक्लोजर्स जो है वो प्रॉपरली ना दिए गए हों, यहाँ पर क्या होगा, फंडामेंटल यूजर्स जो हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को ये इफेक्ट करेगा। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। मैशर्स ताज राज एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द पोलेक्स लिमिटेड, जो कि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रीमियम वॉचेस बनाती है प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट के कोर्स के दरमियान में सीए ताज जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर है, वो फाउंड करता है कि जो स्टॉक एंड द डेटर ऑफ द कंपनी है वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 80% ऑफ द टोटल असेट्स, 80% ऑफ द टोटल असेट जो है वो स्टॉक एंड डेटर्स है ऑफ द कंपनी आर नॉट रियलाइजेबल, जो कि रियलाइजेबल नहीं है, मतलब ऐसे हैं कि जिनके पास से पैसा आना ही नहीं है, मतलब स्टॉक भी ऐसा पड़ा है कि जिससे हमको पैसा मिलेगा ही नहीं, या डिटेल्स भी ऐसे जो रियलाइजेबल नहीं है, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। फर्दर द कैशियर्स ऑफ द कंपनी, जो कैशियर ऑफ द कंपनी है वो कमिट कर रहा है फ्रॉड, कैशियर ने भी फ्रॉड कमिट कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट, जब ऑडिट कर रहे थे ऑडिट के पीरियड के अंदर ही कैशियर ने फ्रॉड कर दिया है किसका, कैश का। बोथ द फैक्ट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फैक्ट्स है ये रिफ्लेक्ट नहीं किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि एंड हो रहे हैं 31/3/2022 को। अकॉर्डिंगली जो सीए ताज है वो इस व्यू के अंदर है कि इसकी जो इम्पैक्ट होगी दोनों सिचुएशंस की ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मटीरियल भी है एंड परवेजिव भी है, एंड दस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एक्सप्लेन करके बताइए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसे सीए ताज रिपोर्ट करेगा इसको। द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस, ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन द सफिशिएंट, जब ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर एक्सप्रेस क्या करता है, एडवर्स ओपिनियन, जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है। कंक्लूड दैट द मिस स्टेटमेंट्स, जिससे वो ये कंक्लूड कर पाता है कि मिस स्टेटमेंट्स हैं इंडिविजुअली या तो एग्रीगेट के अंदर, या तो बोथ मटीरियल भी हो सकते हैं एंड परवेजिव भी बोथ मटीरियल होते हैं एंड परवेजिव होते हैं, मटीरियल होते हैं एंड परवेजिव होते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ द पोलेक्स लिमिटेड, पोलेक्स लिमिटेड के केस के अंदर सीए ताज ने ये फाउंड आउट किया है कि जो स्टॉक एंड डिटेल्स ऑफ द कंपनी है वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 80% ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द कंपनी, जो कि रियलाइजेबल नहीं है। फर्दर जो कैशियर है उसने भी कमिट किया है फ्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, जब ऑडिट हो रहा था उस ऑडिट के दरमियान के अंदर ही, उस ऑडिट के पीरियड के अंदर ही
ड्यूरिंग द ईयर अंडर द ऑडिट, जो ऑडिट का पीरियड है उसके अंदर ही सच सिचुएशंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड, ये सिचुएशंस रिफ्लेक्ट नहीं की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के अंदर, डिस्पाइट वो मटेरियल भी है एंड परवेजिव भी है, इसकी इम्पैक्ट जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यानी मटेरियल एंड परवेजिव इम्पैक्ट है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। एस सी ए ताज शुड गिव द एडवर्स ओपिनियन, इस वजह से जो सी ए ताज है वो एडवर्स ओपिनियन देगा। फर्दर सी ए ताज शुड ऑल्सो कंसिडर, सी ए ताज को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर कारो 2020 एंड सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब ये दोनों चीज़ों को भी उसको देखना पड़ेगा, इन दोनों के अंदर भी उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कारो 2020 के अंदर बताई गई है एंड सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर बताई गई है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है? द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन, ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन को जब ऑडिटर अनएबल टू ऑब्टेन, जब ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, जिसके बेसिस पे वो ओपिनियन देगा। एंड द ऑडिटर कंक्लूड दैट, और ये ऑडिटर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल इफेक्ट्स इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हो सकती है जो कि अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है, अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स से पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई होती है तो ऐसा। कुड बी बोथ, मटेरियल भी है वो एंड परवेजिव भी है वो। द ऑडिटर सेल डिस्क्लेम, इस केस के द ऑडिटर सेल डिस्क्लेस, दी ऑडिटर सेल डिस्क्लेम, ऑडिटर क्या करेगा? डिस्क्लेम देगा ओपिनियन को जब इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़, जब ऑडिटर को लगता है कि इस एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस होता है जब ऑडिटर को लगता है कि मल्टीपल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। द ऑडिटर कंक्लूड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग हैविंग ऑब्टेन द सफिशिएंट appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainty, it is not possible to form an opinion, जब ऑडिटर को लगता ही नहीं कि अनसर्टेनिटी, जब ऑडिटर को लगता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि ओपिनियन दे पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि पोटेंशियल इंटरेक्शंस ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ है एंड देयर पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसकी क्या पॉसिबल इफेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये ऑडिटर को पता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने ऑब्टेन ही नहीं किया है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस।